अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 30 स्टार्ट कर रहे हैं जी हम कैप 5 का। पेज नंबर 39 पे आएँ। शायद कुछ बच्चे आ ही जाएँ, रिज़ल्ट के डर के बावजूद थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेते हैं। थ्योरी हल्की आंच पे आपको पता है हम पढ़ते हैं साथ साथ। आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम, लीज़ है भी या नहीं। सबसे पहले दिन पढ़ना चाहिए था, सबसे आखिरी दिनों में पढ़ रहे हैं लीज़ पे। शायद आज के दिन के बाद हम इंशाल्लाह IS-21 ही स्टार्ट कर रहे हैं। मैं बताता चलूँ रिज़ल्ट के फ़ौरन बाद, और ट्यूसडे को हो जाएगा प्रॉबेबली स्टार्ट, पूरी तरह से फुल फ्लैज लेक्चर ना भी हुआ तो। बाकी फिर लीज़ की बाकियात तो आपको पता है, साथ साथ एक दो दिन चल सकती हैं। वेरिएबल लीज़ पेमेंट्स एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था। क्या था वेरिएबल लीज़ पेमेंट्स का कॉन्सेप्ट? ज़बानी आपको बताया था मैंने। क्या होती हैं वेरिएबल लीज़ पेमेंट्स? हाँ, फ़ोटोकॉपी मशीन वाली एग्जांपल दी थी आपको, वही फिर दोबारा दे देता हूँ। मैंने आपको कहा था कि फ़ोटोकॉपियर ने किराए के ऊपर फ़ोटोकॉपी मशीन ले रखी है और किराया फ़िक्स्ड मंथली है, मिसाल के तौर पे 10,000 रुपये। लेकिन जिस बंदे ने किराए पे दे रखी है उसने कहा है कि उसके ऊपर काउंटर चलता है, मिसाल के तौर पे कॉपीज़ का। अगर आपने 5,000 कॉपीज़ तक एक महीने में निकाली मिसाल के तौर पे, तो फिर 10,000 ही है। लेकिन उससे ऊपर अगर आप जाओगे तो पर कॉपी आपसे हम जो है वो अलग चार्ज करेंगे, क्योंकि मशीन आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हो हमारी पे। ठीक है, तो ये जो पर कॉपी 5,000 से ऊपर वाला है, इसको वेरिएबल लीज़ पेमेंट कहते हैं। तो अगर ऐसा कुछ हो तो स्टैंडर्ड ने कहा था उसको भी डिस्क्लोज़ कर देना। खैर, इसकी ट्रीटमेंट क्या है आज ये देखते हैं। एक एग्जांपल है आपके सामने। ऑन यकम जनवरी X1 एंटिटी ए द लेसी एंटर्ड इनटू अ लीज ऑफ अ प्लांट। इन्होंने प्लांट लीज पे ले लिया, मैंने फोटोकॉपी मशीन लेके दी थी आपको फॉर 4 years। इन एडिशन टू नॉर्मल लीज रेंटल, एंटिटी ए इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू पे 10% ऑफ रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम यूज ऑफ प्लांट पर ईयर पेएबल इन एरियर। अब रेवेन्यू जितना जनरेट होगा उसका 10%, ज़्यादा हो तो फिर ज़्यादा, कम हो तो कम। तो ये वेरिएबल की एग्जांपल ये भी है। ठीक है, एट कमेंसमेंट डेट एंटिटी ए एक्सपेक्ट्स टू जनरेट 80,000 पर ईयर। एंटिटी ए जनरेटेड रेवेन्यू फ्रॉम यूज़ ऑफ प्लांट कितना जी? 70,000 पहले साल में, 60,000 दूसरे साल में, और पे किया उसने एंड पेड वेरिएबल लीज पेमेंट्स ऑन ड्यू डेट। अब रिक्वायर्ड है शो जर्नल एंट्रीज फॉर X1 एंड X2। बाकी लीज तो प्लांट की नॉर्मल चलेगी, इस वेरिएबल लीज पेमेंट का क्या करें? इसका मशवरा स्टैंडर्ड ने वो दिया जो हमें सहूलत दे रहा था। स्टैंडर्ड ने मशवरा ये दिया, बाकी लीज़ जैसे करते आए हो वैसे ही करते जाओ। ये जो लीज़ पेमेंट आपने की है वेरिएबल वाली, ये जब पे की और जितनी पे की इसको एक्सपेंस बना लो। इतनी ही आसान बात है ये, इतनी ही आसान बात है। बस बीच में डाली नहीं थी जब बातें चल रही थी, क्योंकि एक चीज़ चल रही होती है कॉन्टीन्यूटी के अंदर। ज़रा चेक करें सोल्यूशन। 31 दिसंबर X1 में, ठीक है, एस्टीमेट को छोड़ें, एक्चुअल कितना, यानी एस्टीमेट की बेस पर कोई बुनियाद के ऊपर हमने कोई 10% लेकर कहीं लीज पेमेंट में, कहीं जर्नल एंट्रीज में, कहीं मॉडर्न स्केड्यूल में, कहीं पे कुछ नहीं किया, बल्कि उसको जस्ट क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। वेरिएबल लीज पेमेंट को क्या किया, जस्ट इग्नोर कर दिया। और जब एक्चुअल में प्रॉफिट आया, जैसे एक्चुअल में भाई ने महीने के बाद देखा कॉपीज इतनी ज़्यादा हैं तो उसने गिनती करके पैसे दे दिए, तो जब वो पैसे देगा फोटोकॉपियर भाई, तो उस दिन एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट कर देगा। सिंपल रेंट एक्सपेंस डेबिट। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपेंस डेबिट, रेंट एक्सपेंस भी ना लिखो, बस एक्सपेंस लिख दो। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही हुआ, 70,000 कमाया, 10% ड्यू डेट पर पे कर दिया, तो 70,000 से 7,000 से एक्सपेंस डेबिट कैश या बैंक क्रेडिट, और अगले साल 6,000 से एक्सपेंस डेबिट कैश या बैंक क्रेडिट। ठीक है, ये उसका हिस्सा नहीं बनेगा। ये तो स्टैंडर्ड ने उस वक्त मैंने आपको पढ़ाया था, बताया था उसने कि P&L में लेट से आपने इसको रखा हुआ है कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स के नोट के अंदर रेंट आ रहा होगा, लेट्स से मैं कह रहा हूँ, ठीक है, रेंट आ रहा होगा ये 7,000 रुपये, प्लस उसका अलग से, क्योंकि ये लीज़ है तो उसका इंटरेस्ट एक्सपेंस भी आ रहा होता है, इसकी डेप्रीसिएशन राइट ऑफ यूज़ की आ रही थी, वो सारी चीज़ें अपनी जगह चलेंगी। इसको सिर्फ अलग से उसने कहा था, ये जहाँ पे हमने पढ़ा था उन्होंने ये कहा था कि वेरिएबल लीज पेमेंट हो तो अलग से डिस्क्लोज कर दो। तो मैंने यही कहा था, बाकी सारा कुछ वैसे ही चलेगा नॉर्मल। जैसे लेसी साहब हैं, तो लेसी साहब ने अपने राइट ऑफ यूज़ की डेप्शन को प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना है।
अपनी लीज लाइबिलिटी के इंटरेस्ट एक्सपेंस को लिखना है। और अगर कोई वेरिएबल लीज पेमेंट आ जाए तो वो अलग से ऐसे ही शो कर दे, नाम लिख देगा उसके ऊपर, प्लांट का वेरिएबल लीज पेमेंट, प्लांट का एक्सपेंस ब्रैकेट में लिख दे वेरिएबल लीज पेमेंट, बस मतलब अलग बताना है उसको, ठीक है। और हमने क्या कहा कि इसने कोई फ़र्क नहीं डाला हमारी पूरी लीज की अकाउंटिंग में जितनी हमने पढ़ी थी। ये जिस दिन आया है, आया नहीं गया है बल्कि, इसने तो पे किया ना, लेसी आया तो लेसर को होगा, वो आगे बात करते हैं, ठीक है। ये जिस दिन पे किया है उसने, सिंपल उस दिन एक्सपेंस आउट करे, यानी पूरी लीज में इसको हमने कहीं पे भी कंसिडर नहीं किया। जो लीज चल रही थी वैसे ही चल रही है। अगर लेसी का सवाल है तो लीज पेमेंट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट, वहाँ से अमाउंटिंग स्केड्यूल शुरू और वहाँ से सारी कहानी उसी तरह से, राइट ऑफ यूज, डेबिट, लीज लायबिलिटी का, इसका कोई असर हमारी लीज के ऊपर नहीं पड़ा। आ गया सवाल में तो जिस दिन एक्चुअल पेमेंट करेगा उस दिन एंट्री कर लेगा एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। और अगर नहीं पे किया, वादा किया हुआ था, तो एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट कर देगा, एक्सपेंस रिकॉर्ड करेगा और अलग से दिखाएगा। ओके, सही है। और लेसर क्या करेगा फिर? ये लेसी ने पे करना है तो जाना तो लेसर को ही है ना, वो क्या करेगा? वो भी अपनी पूरी लीज में इसको कुछ ना कहे, वरना उधर भी तो मुसीबत पड़ सकती है, तो वहाँ भी आसानी। तो स्टैंडर्ड ने वो मामला किया हमारे साथ जिसके ऊपर हम अश कर उठे, गश गश नहीं खाए हमने, सुकून से हमने कहा अच्छा वेरिएबल लीज पेमेंट जब भी आएगा, पे करने वाला एक्सपेंस और रिसीव करने वाला इनकम बुक कर लेगा। अगली लाइन देखो, इन द बुक्स ऑफ लेसर इट, क्या चीज़ इट वो सर में मारने वाली नहीं, वेरिएबल लीज पेमेंट्स विल बी रिकॉर्डेड एज इनकम। सिंपल, दिस इज एज सिंपल एज दिस। लेकिन है इंपॉर्टेंट इसलिए कि आ जाए तो पता हो तो ही, वरना तो बच्चे सोचने लग जाएंगे पता नहीं क्या करना है। जी बोलो, क्वेश्चन है कोई? अच्छा, क्वेश्चन वाला मुंह बनाया तुम बेटा। वैसे द पोर्शन ऑफ पेमेंट्स मेड बाय लेसी टू लेसर फॉर द राइट टू यूज एन अंडरलाइंग एसेट ड्यूरिंग लीज टर्म दैट वेरीज बिकॉज ऑफ चेंज इन फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस आफ्टर कमेंसमेंट डेट। के वेरिएशन कब, किस वजह से आएगी? फोटोकॉपी ज़्यादा कॉपीज करेगा तो आफ्टर लीज। हम प्रॉफिट कमाएंगे जब ये प्लांट चले, इस एग्जाम्पल की बात करो, प्रॉफिट कमाएंगे जब प्लांट चलेगा, तो लीज के तो बाद ये सारे फैक्ट्स आएंगे, प्रॉफिट आएगा फिर उसके परसेंटेज होगा, या लीज के बाद बाइजर ने कॉपीज की तो कॉपीज करेंगे, ज़्यादा होंगी। बात समझ आ रही है? ये इसको वेरिएबल लीज पेमेंट कहते हैं। और वेरिएबल लीज पेमेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स, लीज पेमेंट दैट इज बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू जनरेटेड बाय लीज्ड एसेट, और आगे छोड़ें, बस आगे छोड़ें, वो क्या लिखा हुआ है फिर छोड़े ना फिर, ठीक है, स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है, लेकिन वो आप फाइनल में भी कुछ जाके पढ़ना है ना, सारा यहीं पे थोड़ा ही पढ़ लेना है आपने, ठीक है। तो इसको भी छोड़ें, बल्कि इतना ही याद रखें, वेरिएबल लीज पेमेंट क्या होती है? जो कमेंसमेंट डेट के बाद किसी वेरिएशन, किसी फैक्ट की वजह से वेरी करे, जो किराया पड़े आपको, ठीक है, या मिले आपको अगर आप लेसर हैं तो, ठीक है। और उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है? ज़बानी बता दिया, एक्सपेंस पे करने वाला और इनकम रिसीव करने वाला रिकॉर्ड कर ले, ठीक है जी, डन। उसके बाद आईडीसी की डेफिनेशन पढ़ लें। इन आईडीसी क्या होती है जी? इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग अ लीज दैट वुड नॉट हैव बीन इनकर्ड हैड द लीज नॉट बीन ऑब्टेन्ड। लीज ना होती तो ये कॉस्ट भी ना होती, इसको कहते हैं इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट। टिपिकली इसके अंदर क्या आता है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेटा सवाल के अंदर 3-4 चीज़ें दे दे तो आपको पता होना चाहिए कौन सी इंक्लूड करनी है कौन सी नहीं। तो वो कहता है जी इसके अंदर कमीशन, लीगल फीस, कॉस्ट ऑफ निगोशिएटिंग लीज टर्म्स एंड कंडीशन। मिसाल के तौर, चलो ये तो पता लग रहा है कमीशन दे दिया, लीगल कॉस्ट ऑफ निगोशिएटिंग लीज टर्म क्या मतलब? मिसाल के तौर, हाँ क्या क्या बोला आपने? हाँ, बैठ के डिसाइड कर तो चाह पानी पीता, ये भी कॉस्ट ऑफ निगोशिएटिंग ही हो गई ना। निगोशिएट कर रहे थे उस वक्त जो भी खर्चे हो रहे हैं, ठीक है, मिसाल दे रहा हूँ। आप बैठ के लेसी के साथ जो डिस्कशन कर रहे हैं, तो जिस होटल में बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं उसका खाना अगर आपने पे किया है तो वो क्या है? आपकी आईडीसी। अगर लेसर ने पे किया तो लेसर की आईडीसी, अगर लेसी की जेब से गया तो लेसी की आईडीसी। मिसाल है, कोई भी और हो सकती है एग्जाम्पल। कॉस्ट्स ऑफ अरेंजिंग कलेटरल, ये क्या? लेसी कहने लगा, लेसर ने कहा भाईजान आपने ना सिक्योरिटी के तौर पे कुछ रखवाना होगा। तो लेसी ने कहा मेरे पास तो सिर्फ घरवाली का सोना ही पड़ा और वो भी गांव में ही पड़ा हुआ है, तो वो मैं लेके आता हूँ। तो फिर वो लेने गया, स्पेशल गाड़ी करा गया, बस में जा भी नहीं सकता था, सोना लेने गया है जी, गाड़ी करा के गया, करा के वापस आया, कलेटरल अरेंज करने जा रहा था। मैं मिसाल दे रहा हूँ आसान सी, ठीक है ना। तो वो कॉस्ट जो कलेटरल को अरेंज करने के लिए पड़ी, किसी भी तरह की और कॉस्ट हो सकती है, वो भी क्या है? आईडीसी। और पेमेंट मेड
टू एग्जिस्टिंग टेनेंट टू ऑब्टेन द लीज। भाईजान प्लीज़ ये दुकान खाली कर दें, कुछ पैसे पकड़े, हमने काम शुरू करना है। ये भी क्या है, आईडीसी, ठीक है, क्योंकि ये टेनेंट को पेमेंट कर रहा है, लेसी मिसाल के तौर पे ये लेसी पे करेगा नॉर्मली, ठीक है। इन द बुक्स ऑफ आईडीसी डेफिनेशन इज ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ लेसी, लेसी की ही बात कर रहा है वो वैसे, ठीक है। तो ये वाली फिर लेसर तो पे नहीं करता, दुकान किराए पे ले ली हमने, अगला खाली नहीं कर रहा, हमने कहा यार हमारा बड़ा नुकसान हो रहा है, ऐसे ये पकड़ो पैसे कुछ थोड़े से जल्दी खाली करो, साथ वाली दुकान ले लो अगर आपको मसला है तो, ठीक है ना। हमने ओपनिंग अनाउंस की और तैयारी करनी है, ठीक है। तो ये भी क्या है, आईडीसी ही है, जो लेसी ने किसी थर्ड पार्टी को पे की है, ये लेसर को तो पे नहीं की, ठीक है। एग्जाम्पल, अ कंपनी एंटर्ड इनटू अ लीज एग्रीमेंट, लीगल एडवाइजर फीस इज 30,000, आवर ओन मैनेजर ऑल्सो स्पेंट 15 डेज ऑन लीज नेगोशिएशन, हिज मंथली सैलरी इज़ 1 लाख, आईडीसी कितनी होगी, 30,000 होगी। ये कोई नहीं करना आपने, क्योंकि अगर लीज होती या ना होती, ये पर मंथ सैलरी उसकी लिखी हुई है, ये इंक्रीमेंटल नहीं है। आईडीसी क्या है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट लिखा हुआ है ना ऊपर, ये लिखा इंक्रीमेंटल कॉस्ट होती है। लीज होगी तो ये होगा, ये खर्चा होगा, लीज नहीं होगी तो ये खर्चा नहीं होगा, जबकि मैनेजर की सैलरी लीज हो या ना हो उसको जानी ही जानी है, इसलिए ये आईडीसी नहीं है, ठीक है जी। चलें, अच्छा जी, आपको कुछ होमवर्क में क्वेश्चंस दिए थे, हो गए थे हैं? अच्छा, वो हुआ है नोट एडवांस वाला, मैच हो गया था सबका, किस किस ने किया हुआ गावा वाला एडवांस से सवाल याद भी है? आज फिर आपको मैं मोस्ट सेकंड रीसेंट सवाल दूंगा होमवर्क में, मोस्ट से। देख लो, तुम्हें फ़ायदा हो जाएगा आज, क्योंकि बाकियों ने घर पे, तुम्हें क्या लगता है कि कल रिज़ल्ट हो और आज मैं लेक्चर लूँगा बैठ के, हैं? तो जो आ गए वो तो पढ़ लेंगे, और पढ़ हम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हम मोस्ट रिसेंट सवाल करेंगे, उसमें जो कॉन्सेप्ट अभी पढ़ने लगे थोड़ी देर में वो यूज़ हो जाना है, फिर ऐसे ही। जी हाँ, कौन सा सवाल था? 30 केड़ा और 30 केड़ा, 35 और 37। चलें जी, यहीं पे बना लेते हैं इसको, क्वेश्चन 37 का सलूशन। जी, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है ना, प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 37, पेज नंबर 90, कौन सा है, 96, और टॉपिक चल रहा है हमारा IFRS 16। जी बच्चों, XYZ लिमिटेड एंटर्ड इनटू, ये कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया है? हो गया था ये, तो की बात है, क्विकली कर लेते हैं ज़रा, मुझे क्यों तसल्ली नहीं हो रही ज़रा, ठीक है। 35 मुश्किल है, फिर 35 कर लेते हैं। 35 कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया है? ये भी हो गया था, ये नहीं किया, क्या हुआ नहीं, किया भी नहीं, चलो दोनों ही करते हैं फिर क्विकली। XYZ लिमिटेड जल्दी से करते हैं, एंटर्ड इनटू अ लीज एग्रीमेंट एज लेसी, तो किया हुआ सवाल है, हो भी गया तो क्विकली हो सकता है ना, ठीक है। लेसी के तौर पे, ये लेसी है जी। फेयर वैल्यू लीज एसिड की लेसी के सवाल में इग्नोर करते हैं हम। लीज टर्म 5 साल है, रेंटल 6 मंथली इन एडवांस, इकोनॉमिक लाइफ 8 साल, 5/8 करो, हमने क्यों करना है ना 5/8। लेसी के सवाल में ये सवाल नहीं है, लेसी के सवाल में या तो लो वैल्यू शॉर्ट टर्म है या नॉर्मल। इंसेप्शन डेट यकम जनवरी 4 है, लेसीज फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन 31 दिसंबर। इम्प्लिसिट रेट इज़ अप्लाइड, हाफ ईयरली रेट भी हाफ ईयरली करके दे दिया है, ठीक है। ईयर एंड 31 दिसंबर है, तो हमें इससे क्या, हम तो अपना सवाल पहले करेंगे लीज़, अच्छा लीज़ भी यकम जनवरी को कमेंस हो रही है, तो मसला नहीं हो, शायद 35 में मसला था। चलें जल्दी से बताएं जी, ज़रा रिवीजन हो जाए। लीज़ पेमेंट, जी लीज़ पेमेंट्स 12,000 में कर लें, 1000 में, और कितनी है 10,
रेंटल्स हैं 6 मंथली इन एडवांस, 5 साल है, कोई मिसचिस नहीं है, तो 10 किराया आ गए जी। बोलें 120। उसके बाद वर्किंग टू, अच्छा पीवी ऑफ एलपीवी निकाल लें जी बच्चों। एडवांस है, एक को माफ़ कर दें, बाकी सबको पकड़ लें, ले आएँ उनको। 1 माइनस 1 पॉइंट क्या रेट है अजीब सा, 0.43535, इतना जालिम रेट है। अब ये कितने हैं, 9 हैं जिनको डिस्काउंट कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय 0.043535 जी। बोले आंसर, कुछ और तो नहीं है ना जी। 99 ये कैसे हो सकता है? हाँ तो 100 कर लो फिर। मैं परेशान हूँ, समझ नहीं आ रही थी, आई वॉज नॉट गॉटिंग इट। ओके जी। वर्किंग ट्यू डेट, इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और बैलेंस। किया हुआ सवाल है आप लोगों ने जी। कमेंसमेंट डेट 1 जनवरी 2004, 100। फिर 1 जनवरी 2004 12, फिर 1 जुलाई 2004 पर 12, फिर 1 जनवरी 2005 पर 12। एंट्रीज वगैरह किस दिन की हैं, 4 और 5। चलें फिर चलें आगे। फिर 1 जुलाई 2005 पर 12, और फिर 1 जनवरी 2006 पर 12। फिर देख लेते हैं कोई और ज़रूरत पड़ी तो, नोट के वक्त ज़रूरत पड़ी तो इसी को ही बढ़ा लेंगे। नोट बनाना है, वैसे नोट बनाना है तो फिर इंस्टॉलमेंट्स को तो पूरा कर ही लेते हैं। फिर 1 जुलाई 2006 12, 1 जनवरी 2007 पे 12, 1 जुलाई 2007 पे 12। रिवीजन चल रही है अब। 1 सर आज बच्चे कम आए ना सर, कम पढ़ा रहे हैं। हाँ ठीक है, फिर कम नहीं पढ़ाएंगे हम, जो रूटीन में वही चल रहा है। मैं पहले से बना के लाया होता हूँ, ये करना है तो आप बेशक देख सकते हैं। ये कोई ऐसी बात मुझे तो नहीं पता था कि आज ये होगा। ठीक है, रिज़ल्ट आते रहते हैं, अगले रिज़ल्ट को तो नहीं ख़राब करते जी। कितने हो गए पूरे, 1 2 3 बोले, ओके डन। अच्छा जी, अब इंटरेस्ट कितना है जी पहली दफ़ा में, ओके कितना बच गया, इंटरेस्ट बताओ, बच गया। प्रिंसिपल नेक्स्ट 5 71 पॉइंट, ये देखो ना, ये सामने लिखा हुआ है 79.8। कैलकुलेटर निकाल लो, आप अपने रजिस्टर साइड पे कर दो जब यहाँ सॉल्व करवा रहे हो मुझसे, तो मेहरबानी करो। 79.8 माइनस 8.5, 71.2। अच्छा तो 3 कर लो जी। नेक्स्ट 60, इतना तो मैं 6 तो मैं भी लिख देता हूँ। चलो फ़िलहाल तो लग रहा है ये काफ़ी है, ज़रूरत पड़ने पर मज़ीद आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है ओके। अच्छा, इस सवाल को इस वक्त करवाने का मकसद सिर्फ ये है कि एडवांस का सवाल है, और ग़ालिबन एडवांस का सवाल सेमी एनुअल में हमने लेसी में नहीं किया था, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस इसकी हो जाए। और मशवरा क्या है आपको, शॉर्ट टर्म लीज़ के अंदर जैसे गया खर्च हुआ, रेंट के लिए कहा था, या यूँ कह लें बल्कि ठीक है गया खर्च हुआ कहा था, आपको मशवरा ये है कि यहाँ पर इंटरेस्ट एक्सपेंस के लिए भी आप वही रूल लगा लें, यानी आप एंट्रीज़ वैसे ही कर लें। एक तो थोड़ी कंसिस्टेंसी रहती है, एक जैसा काम हम कर रहे हैं, ठीक है, वो बार बार चीज़ें अलग अलग याद नहीं करनी पड़ती, और रूटीन के अंदर वो काम करते हुए आसानी से सवाल भी हो जाएगा आपका। ये मेरा मशवरा है, ठीक है। बाकी तो जो जैसे मर्ज़ी करे उसकी मर्ज़ी है। तो फॉर द ईयर एंडेड जनरल एंट्रीज रिक्वायरमेंट नंबर
ए हैं। जर्नल एंट्रीज हम कर रहे हैं। आपने जैसे भी की एंट्रीज अच्छी बात है, मुझे नहीं पता कैसे की होंगी। फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर 2004 है, x4 है, एक ही बात है वैसे तो। मैंने कहा फिर आप ये भी कहते हैं ना सवाल पता नहीं कौन सा है, आप कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा जी, 1 जनवरी 2004 पर एंट्री राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट 100 से। उसके बाद इसी दिन पेमेंट हो रही है, तो वो गया वाला काम तो वैसे ही हो जाना, इधर गया खर्च हुआ तो बाद में करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है जी। लीज लायबिलिटी डेबिट और कैश क्रेडिट 12 से। उसके बाद 30 जून 4 पर ये काम कर लें, बस मैं ये कह रहा हूँ। ये जैसे गया खर्च हुआ करते थे ना, वो काम ज़रा कर लेंगे, आसानी हो जाएगी। लेकिन जब गया और खर्च हुआ अलग अलग करेंगे तो फिर जो अगली एंट्री होगी गया में, उसके अंदर फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस की बजाय वो जो पेएबल होगा वो पे करवाना है, ठीक है ना। बना इसलिए इसको इस तरह से रहे हैं ताकि ये भी वैसा ही सवाल बन जाए, कोई डिफरेंट चीज़ ना हो। देख लें एक बार ये 2 सवाल करने के बाद कुछ फ़ायदा होता है तो ठीक है, वरना आपकी मर्ज़ी, जो मर्ज़ी कर लेना, ठीक है। अच्छा जी, 30 जून 2006 पर क्या आ गया जी? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। अब 6 महीने का इंटरेस्ट, वो 6 महीने जो 1 जनवरी 4 से 30 जून 4 तक बनते थे। चूँकि एडवांस का सवाल था, 30 जून 4 के सामने कोई इंटरेस्ट पे होता नज़र नहीं आ रहा, बल्कि वो 7वें महीने के, 6 महीने का इंटरेस्ट 7वें महीने के पहले दिन पे हो रहा है। तो ये हमारा इंटरेस्ट हम बुक, हालांकि सवाल साल के अंदर है, ये आपके दिल में आ सकती है कि हम एक कंबाइंड एंट्री कर लें, लेकिन फिर मैं ये कह रहा हूँ कि ये ना हो कुछ दिन गुजरे तो वो अलग और ये अलग सा हो जाए, इसलिए इसको भी वैसा ही बना लेते हैं, ठीक है। इसको भी वैसा ही बना, बस ये ध्यान रख लेना लेसर है या लेसी है, इनकम एक्सपेंस का ध्यान रख लेना, बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। तो 3.8 खर्च हुआ, ठीक है जी। उसके बाद अगले ही दिन गया की एंट्री करें, तो 1 जुलाई 2004 आया। अब गया कैश गया, हम एंट्री करते होते थे लीज लायबिलिटी डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट, लेकिन चूंकि ये एंट्री बीच में घुसा दी है इसलिए अब एंट्री होगी एक्सपेंस, तो एक दिन पहले भी बुक किया है, इससे ज़रा गलती ईयर एंड पे भी नहीं होगी, ठीक है ना। तो अब एंट्री क्या करेंगे? लीज लायबिलिटी डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट। तो मुझे पता है आप कंबाइन एंट्री करने के आदी हैं, लेकिन जब इस तरह से सवाल हो जाए तो मेरा मशवरा है कि कर लेना ऐसे, ठीक है। तो लीज लायबिलिटी डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट। लीज लायबिलिटी कितने से डेबिट हुई है जी? 8.2 से। और ये इंटरेस्ट एक्सपेंस पिछले 6 महीने का था, यहाँ सिर्फ पे हुआ है जी। बोलें 8.2, 3.8 और 12 पूरा। और फिर चूँकि तबीयत बन चुकी है, अब 30 जून पर आकर आप क्या एंट्री करेंगे? 31 दिसंबर जी बेटा, ओके जी। नेक्स्ट, तो 31 दिसंबर 2004 पर अब खर्च हुआ की एंट्री कर लें। तो ये इस तरह से एंट्री बन गई, दोबारा गया खर्च हुआ, गया खर्च हुआ, वैसे ही बना लिया हमने, ठीक है जी। इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लें जी, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। अब इन 6 महीनों का इंटरेस्ट है जो 1 जुलाई 4 से शुरू होकर 31 दिसंबर 4 तक थे, लेकिन चूँकि एडवांस का सवाल था तो 31 दिसंबर 4 की बजाय अगले साल के पहले दिन 1 जनवरी 5 पे होता नज़र आ रहा है। इंटरेस्ट ये 31 दिसंबर 2004 वाले साल का, तो 3.5, ठीक है जी। अगले साल की एंट्रीज मैं नहीं करवा रहा, वो आपने कर ली होंगी, नहीं भी की होंगी तो अब जो है वो आप कर लेंगे, ठीक है जी। डेप्रीसिएशन भी कर लेंगे आप, ले मैं लिख देता हूँ, चलिए लिख दिया है तो अब फिर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट,
ये एक ही बार करते होते हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। जी क्या है राइट ऑफ यूज़ की कॉस्ट? 100। कोई लड़ाई शड़ाई है लाइफ रेट वगैरह की? बोलें नहीं है तो 5 साल लीज टर्म है, लाइफ 8 साल है ना लड़ाई? है लड़ाई। ओनरशिप नॉट ट्रांसफ़र है, कहीं लिखा नहीं हुआ ट्रांसफ़र हो रही है, तो ओनरशिप नॉट ट्रांसफ़र, तो फिर शॉर्टर क्या है? तो लड़ाई तो थी, तो शॉर्टर 5 साल है, डिवाइड बाय 5। जी 2020। ये एंट्री आप मुझे वैसे ही करवाई, आप कहना चाहिए सर हम कर लेंगे ये एंट्री। नहीं सर हम तो सारा सवाल ही कह रहे थे कर लेंगे। तो क्या कर लिया हमने? हमने वही काम कर लिया, गया खर्च हुआ, गया खर्च हुआ। गलत कर गया हूँ? हाँ ये गया, ये खर्चा हुआ, ये गया, ये खर्चा हुआ। ठीक है। खर किसे कहते हैं? नहीं पता? गधे को कहते हैं। अच्छा जी। अब अगले साल की एंट्रीज तो कर लेंगे ना आप? मैं ये चाह रहा हूँ कि हम अगला काम कर लें, मेरे ख्याल में सही नज़र आ जाएगा। ठीक है जी, प्रॉफिट एंड लॉस बना लेते हैं, और सिर्फ मैं 2004 का ही बनाऊंगा, जाहिर सी बात है, दूसरा तो अब आप बना ही रहे हैं सारा कुछ। जी 2004 के अंदर इंटरेस्ट एक्सपेंस आएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस आएगा 3.8 प्लस 3.5। ये जस्ट ज़रा रिवीजन कर रहे हैं हम, ठीक है। डेप्रीसिएशन भी आ जाएगी, राइट ऑफ यूज़ की डेप्रीसिएशन 20। उसके बाद बैलेंस शीट के अंदर नॉन करंट एसेट्स में राइट ऑफ यूज़ आ जाएगा। वैसे तो ये आपको खुद लिखना चाहिए था, आपने मुझसे ये भी करवाया है, चलें आपकी मर्ज़ी है। 80 से इतनी आसान चीज़। और उसके बाद मैं तो ये रिवाइज़ कराने आया था आपको ज़रा, नॉन करंट लायबिलिटीज़ में लीज़ लायबिलिटी आएगी, और करंट लायबिलिटीज़ में करंट पोर्शन ऑफ लीज़ लायबिलिटी आएगी। लीज़ लायबिलिटी कितना और कितना देख लेते हैं, और करंट पोर्शन इंटरेस्ट पेएबल। ठीक है जी। अब चूँकि 6-6 महीने वाला सवाल है, देखो वैसे ही बन गया सवाल अब लेसर जैसा, 6-6 महीने वाला सवाल है, तो इसलिए पहले 6 महीने का इंटरेस्ट तो 7वें महीने के पहले दिन पे हो गया था। पेएबल क्या पड़ा हुआ है फिर? सिर्फ 3.5। उसके बाद पुरानी आदत के मुताबिक लाइन लगा लिया आपने, लाइन नहीं फुटा रख लिया करे पर्चे में अपने पास, ये अपने साथ लेके जाना, ठीक है। तो हमारे साल का आखिरी दिन बन रहा है ये, क्योंकि इससे नीचे क्या है, 1 जनवरी 2005, ये तो अगला साल शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे आपने जब स्केल रखा तो आपके पास करंट पोर्शन कितना बन रहा है? ये 8.5 है ना? जी नहीं हूँ, 8.5 भी करंट है, 8.9 भी करंट है। ये बना नहीं रहा, 1 मिनट ला ही लो लैन, मैं लगा रहा हूँ, आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। जी इधर देखें, आप तो स्केल लेके जाएंगे, ये 8.5 और ये 8.9, ये सारा करंट है। क्यों? 31 दिसंबर 4 पे खड़े होकर 31 दिसंबर 5 तक ये दोनों ही आ जाने हैं, तो ये दोनों क्या हैं? करंट। और बाकी नॉन करंट फिर मिलेगा ये वाला आपको, एक स्टेप आगे वाला। तो ऐसी तरह हमने थोड़ा सा ये सवाल किया नहीं हुआ था इस तरह का लेसी का, शायद इस वजह से मेरे जहन में था कि ये आपको होमवर्क दे लूँगा, लेकिन फिर तसल्ली नहीं हो रही थी। चलें 8.5 प्लस 8.9 कितना बना? 17.4 आ गया, और नॉन करंट पोर्शन 62.4। ठीक है जी, डन। नोट अब क्या बनाना, नोट अब बना लेना, ठीक है। नोट ज़बानी बनाता हूँ मैं आपके साथ, नोट यहीं पे ही खड़े हैं, और 1 साल के अंदर अंदर
1 साल के बाद 2 साल के अंदर अंदर, 2 साल के बाद 3 साल के अंदर अंदर, 3 साल के बाद 4 साल, 24 24 24 24, ठीक है। और लेसी का नोट है, कोई रेकन्सिलिएशन नहीं बनेगी, ठीक है। राइट ऑफ यूज़ का नोट वेरी सिंपल, ओपनिंग नथिंग, एडिशन 100, क्लोजिंग 100, एक्यूमुलेशन ओपनिंग नथिंग, एडिशन एक्सपेंस 20, क्लोजिंग 20, बुक वैल्यू 80। ये 2 नोट आपने बना लेने हैं, ठीक है। बन जाएंगे ना, कि ये भी बनाऊं? अच्छा, अब कोई मसला नहीं है इसमें, तो अगले को भी चेक कर लेते हैं। फिर अगले पायनू भी चेक कर लीजिए, उसमें तो नहीं है कोई मसला। तो पेज नंबर कौन सा है, प्रैक्टिस क्वेश्चन कौन सा है? प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन नंबर 35, पेज नंबर 95 हो गया। IFRS 16। थर्टी 35 में क्या है जी? कहता है ई कंपनी एक्वायर्ड अ प्लांट। अच्छा, ये तो मिसिंग वाला है दोस्त हमारा। हाँ, तो होमवर्क, ई कंपनी एक्वायर्ड मिसिंग रेंटल, मतलब मिसिंग रेंटल नहीं, वो मतलब जो टाइम लाइन है उसके ऊपर मिसिंग था। मैं माजरत चाहता हूँ, क्योंकि मिसिंग रेंटल कल पढ़ा दिया है ना। सच्ची वो भी याद कराना है आपको, याद है वैसे वो क्या क्या रूल बनाए थे? चलें देख लेते हैं आज। अच्छा, ई कंपनी एक्वायर्ड अ प्लांट ऑन लीज ऑन यकम जनवरी 15। फॉलोइंग डिटेल्स आर रिलेटिंग टू दिस लीज। लीज टर्म 4 साल, डिस्काउंट रेट 14% पर एनम अंडर लीज एग्रीमेंट। ओह, लीज टर्म 4 साल है और सेमी एनुअल रेंटल बनते 8 थे लेकिन 6 हैं। 280 के ईच आर टू बी पेड इन एडवांस स्टार्टिंग फ्रॉम यकम जनवरी 16, यानी यकम जनवरी 15 और यकम जुलाई 15 वाला रेंटल मिसिंग है, और फिर उससे ऑनवर्ड्स 280 ईच रेंटल जाएंगे, ठीक है जी। वर्किंग 1, लीज पेमेंट्स जल्दी से बताएं। वैसे 0 करने की ज़रूरत है मुझे, पता है आपको। अब 280 इंटू 6 कितना आता है? 1680, ठीक है। पीवी ऑफ एलपी से पहले चलो आपकी सहूलत के लिए बना लेते हैं अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल, डेट और इंस्टॉलमेंट। जी, लीज कमेंसमेंट हो रही है यकम जनवरी 15 को, और यकम जनवरी 15 को एडवांस में कुछ नहीं मिल रहा है, एडवांस वाला काम। फिर यकम जुलाई 15 को फिर कुछ नहीं आया, तो यकम जनवरी 16 से उसने कहा ना कमेंस हो रहे हैं, ये कमेंसिंग फ्रॉम यकम जनवरी 16। अब आगे 280 आने लग जाएगा। कितनी दफ़ा आएगा अल्लाह खैर करे। ओए होए, यकम जुलाई 16, यकम जनवरी 17, यकम जुलाई 17। अब पर्चे के अंदर जब पास पेपर कर रहे हैं तो सवाल ऐसे ही नहीं होते, ऐसे ही सवाल होते हैं, इसी में से ही बन रहे होते हैं। देखते हैं आज 1-2 पास पेपर्स। उसके बाद यकम जनवरी 18, सही कह रहा हूँ, सही जा रहा हूँ, 280, और फिर यकम जुलाई 18 होए पूरे, हो गए। इसका मतलब ये सारे के सारे ये आएंगे इधर, और फिर यहाँ से सिर्फ 6 महीने पीछे एक बार लेके जाना पड़ेगा। ऐसा ही है ना। अब रेट सवाल के अंदर गिवन है एनुअल, और हम इसको करेंगे सेमी एनुअल डिवाइड बाय 12 मंथ्स इंटू 6 मंथ्स इज इक्वल टू 7%। ठीक हो गया जी। अब शुरू हो जाओ फिर। 280 इंटू, हाँ एडवांस वाला भी है, सॉरी 280 नहीं, अच्छा सही है, ठीक है। फिर ऐसे ना करो, फिर आप ये कह रहे हो चलो दोनों काम कर लेते हैं। जैसे आप फिर कंसिस्टेंसी आपकी चले, आप कंसिस्टेंसी वाली बात कर रहे हैं, आप इसको एडवांस कह रहे हैं, तो फिर आप 1 2 3 4 5 को उठाकर इधर लाएंगे और फिर इन सारों को लेके वापस जाएंगे। कंसिस्टेंसी, चलो पहले मुझे ऐसे कर लें, तो फिर अगर आप कंफर्टेबल ना हुए तो फिर आपको दूसरी तरह भी करवा दूंगा, वो करवा के फिर बता देता हूँ। सारे 280 देखो ना, ये सारे 280 मैंने ये लाइन लगाई, ये सारे 280 इधर आ जाएंगे, और फिर सिर्फ 6 महीने वापस लाना है इनको। आप भाई क्या कह रहे हैं कि आप पुरानी तरतीब पे चलें, एडवांस वाले सवाल में ना हमें 280 अलग स्टैंड अलोन नज़र आना चाहिए, हम कंफर्टेबल तब होते हैं। इधर ऐसी बात कर रहे हैं शायद, ठीक है।
तो भाई ये कह रहे हैं कि इसको छोड़ दो, इसको कहो ये एडवांस है यकम जनवरी 16 पर, इन 1 2 3 4 5 को लेकर यकम जनवरी 16 पे आएँ, फिर इन सब को लेके 1 साल पीछे जाएं, यानी 2 दफ़ा 6 महीने पीछे। बात तो दोनों में सेम ही है, ठीक है। तो पहले मैं ये करता हूँ जो मुझे पसंद आ रही है बात, फिर अगर आपको पसंद ना आए तो दूसरी वाली भी कर लेंगे। तो 280 इंटू 1 माइनस 1.07 रेज टू पावर, अब हमने सारे 280 गिन लिए, कितने 6 माइनस 6 और डिवाइड बाय 0.07, और ये सारे के सारे आप पहुंच गए हैं यकम जुलाई 15 पे। अब एक बार 6 महीने पीछे लाना है, ये सारा रेट वगैरह सब कुछ 6 महीने वाला है ना, तो -1 कर देंगे। इस सारे को आप सिंपल डिस्काउंटिंग करें अब, इंटू 1.07 रेज टू पावर -1 जी, 1247 बस 0.3 को अब मैं कहाँ ले जाऊँ जी, छोड़ें अब, बस माफ़ी दे दें। ठीक है, अब भाई वाला काम करें तो क्या करेंगे, 280 प्लस 280 इंटू 1 माइनस 1.07 रेज टू पावर, अब यहाँ 5 बच गए, डिवाइड बाय 0.07, और फिर सारे को उठाएं 1.07, लेकिन यहाँ -2 करें, तो दोनों ही सही हैं, जैसे आप कंफर्टेबल हो। मुझे ये ज़्यादा अच्छा लग रहा था, इसकी वजह ये है कि हमने ये तरतीब सीख ली हुई है, अब दिमाग में बैठ गई है कि ये एक स्टेप पीछे ला के छोड़ते हैं सारे कैश फ्लोज को, तो इसलिए मैंने उस तरह से कर लिया। बाकी दोनों ही सही हैं, इसका आंसर भी सेम आएगा, यू कैन चेक करें, वैसे जल्दी कर लें। हाँ जी, कोई राउंडिंग का डिफरेंस होगा आपका, ठीक है जी, 1 to 82 नहीं आ सकता। अच्छा जी, तो सब कुछ तो सेम किया है, ओके। अच्छा जी, अब आगे बढ़ें जी, एंट्रीज वगैरह वगैरह 15 और 16 की रिक्वायर्ड है। सही है, सही है, सही होना यार। अच्छा जी, प्रिंसिपल इंटरेस्ट, भाई से कैलकुलेटर की बात नहीं करनी, ठीक है ना, कैलकुलेटर की भाई की बात नहीं करनी, भाई ने तो आज दुनिया को बता दिया था कल कैसे यूज़ करना है। वो ये रेट वाला तो बताया ही नहीं आपने आगे, वो भी यूज़ कर लेंगे जिसने एक बार यूज़ कर लिया दूसरे वाला, तो पक्की बात है। चल जी, लीज कमेंसमेंट है यकम जुलाई, यकम जनवरी 15 पे 12:47 से, पहला किराया कोई नहीं, लेकिन इंटरेस्ट तो आएगा, बताएं कितना। इधर कोई नहीं आएगा, एडवांस के अंदर कुछ भी नहीं आना, देख लें, ठीक है रेंटल ज़ीरो है, लेकिन है भी तो एडवांस पे पड़ा हुआ, तो इधर कुछ नहीं आना। हाँ, अगली दफ़ा 6 महीने का इंटरेस्ट ऐड करेंगे, बेसिक्स ही आप गड़बड़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे इधर चलो आप लोगों की तसल्ली के लिए 147 प्लस 0 हुआ है, क्योंकि इंटरेस्ट बनता ही नहीं था कि कोई कंपाउंडिंग करते, तो ये 1247 ही है, उसी दिन जो आ गया एडवांस में पहली किस्त 0 वाली। अच्छा जी, उसके बाद हाँ, अब 6 महीने गुजरे, इंटरेस्ट कितना बना 87, प्रिंसिपल कितना पे हुआ, कुछ भी नहीं, क्योंकि इंस्टॉलमेंट ही ज़ीरो है, ठीक है, यहाँ पर सब ज़ीरो है ना जी। अब 1247, इसको मिटा रहा हूँ, वैसे कंफ्यूज है, 1247 जमा 87 कितना बन गया, 1300 जी 34। इसके बाद फिर इंटरेस्ट निकालो, ये 16 वाला कर लो, उसके बाद क्या करना जी, 93, प्रिंसिपल 187, बैलेंस। अच्छा चलो, आप लोगों ने जो चूँकि वर्किंग की है, बढ़ा तो लें थोड़ा सा, जहाँ तक बनती है वर्किंग, आगे चलाओ जल्दी से। 80 पूरा, चलें 80 हो गया ना, 200 जल्दी से, 66 214, एक और भी निकलेगा। ईयर एंड क्या है, 15 और 16 चाहिए ना, बस ठीक है, फिर इतना ही आपने घर पे भी किया उन्हें। जी बच्चों, एंट्रीज कर लें आप।
कि नहीं? है मूड? आज आप लोगों का मूड नहीं लग रहा पढ़ने का, लेकिन मैं बहुत मूड में आया हूँ पढ़ाने के लिए। देखो मेरे लैपटॉप का भी नहीं मूड लग रहा पढ़ाने का आपको, लेकिन मैं इसकी भी बाद मुखालिफ, ये भी मेरा बाद मुखालिफ बन गई है इस वक्त। मैंने नहीं घबराना। 1 2 4 7, ज़रा मैंने कहा एंट्री ऊपर से सीधी चली है। जी बच्चों, एंट्री ज़रा शुरू करते हैं अब। यार राउंडिंग ऑफ का फ़र्क है यार, आपको जो अच्छा लगे वो कर लो। हाँ जी, 31 दिसंबर फॉर द ईयर एंडेड, जल्दी जल्दी बताएं। जनरल एंट्रीज हैं ए पार्ट, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015। जी, यकम जनवरी 2015 पर राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट, कितने से जी? 1247। फिर इसी दिन गया, कितना गया? कुछ नहीं गया। मैंने अगला साल भी आपके साथ करना है ना, मैंने जगह छोड़ दी। उसके बाद खर्च तो हुआ, ये ज़रा फ़ायदा हो जाता है ना इस अप्रोच से। अब देखें, ठीक है, तो 30 जून 2015 पर आपने 6 महीने का इंटरेस्ट बुक करना है। 6 महीने का करना है, कितना है जी? यकम जनवरी 15 से 30 जून 15 तक का इंटरेस्ट, ये यकम जुलाई 15 के ऊपर पे हो रहा है, तो ये 30 जून 15 तक का इंटरेस्ट है, पहले 6 महीने का इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट 83, अच्छा 7 हैं। सुने आप लोग, फिर कल मैच हार गए। उसके बाद यकम जुलाई 15 पर कितना गया? फिर नहीं गया, ओहो। लेकिन मैंने तरतीब पिछले सवाल जैसी रखी, गया खर्च हुआ, गया खर्च हुआ, ठीक है। तो गया कुछ नहीं, 31 दिसंबर 15 पे खर्चा तो हो गया ना, लोन लीज लोन इस्तेमाल तो कर लिया ना, इंटरेस्ट आज कैंसिल कराओ, देना पड़ेगा ये। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। हमारा दोस्त आज क्यों नहीं आया? सो रहा होगा। अच्छा जी, 93। ये जी, यकम जुलाई 15 से 30 जून 16 तक का इंटरेस्ट, यकम जुलाई 15 से 31 दिसंबर 15 तक का इंटरेस्ट यकम जनवरी 16 पे पे हो रहा है। 93 है ये 15 का इंटरेस्ट, इसलिए रिकॉर्ड भी इसको करेंगे 15 में। अब आपने कहना है वो भी करें, क्या भला? तो डेप्रीसिएशन की एंट्री तो मैं कर देता हूँ, ये लें। आप कहोगे किस चीज़ की एंट्री है? डेप्रीसिएशन कर दी एंट्री जनाब, आप लोगों की, सिर्फ आप लोगों की फरमाइश पर। अगला साल करें जी, ये ज़रा बेहतर है, एक साल आगे भी जाएं। वो तो सिंपल सा था, 31 दिसंबर 2016 वाला साल आता है, और लीज़ पर एसिड लेने की एंट्री नहीं कर देनी है आपने दोबारा। लेकिन यकम जनवरी 16 पर आ गया वो दिन जिसका आपको इंतज़ार था, गया 280 गया, ठीक है। अब ये 280 गया है, इसके अंदर ये 93 और ये 87 दोनों ही पिछले पीरियड के पेएबल थे। तो सवाल ना उस जैसा बना लिया जैसे करते आ रहे थे, खाम खाम में कोई नई पसूड़ी नहीं डाली हमने, ठीक है। तो दो पेएबल रिकॉर्डेड हैं, 87 और 93, ये पे होंगे इस दिन यकम जनवरी 16 पर। ये 15 के इंटरेस्ट हैं, दो अलग अलग टाइम पे निकाले हुए, ठीक है। तो ये 16 के पहले दिन पे होंगे। 16 का इंटरेस्ट तो 16 के पहले दिन नहीं ना पे हो सकता, ठीक है। तो फिर एंट्री क्या बनी? लीज लायबिलिटी, आज फिर क्या करेंगे? बैलेंसिंग निकाल लेंगे, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद इंटरेस्ट पेएबल, इंटरेस्ट पेएबल 80
7 + 93 जी बेटा 180। और इस वक्त कोई और इंटरेस्ट तो नहीं है, टोटल यही था, ठीक है। तो कैश क्रेडिट कर देंगे कितने से, 280 से, तो बैलेंसिंग क्या आ गया 100। आपस की बात है 100 यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, तो ये क्या हुआ है, ये वही काम हुआ है जो करते थे असल में ना। इसके अंदर शामिल पड़ा था पिछला 87 ये, तो सबसे पहले इस 87 को भी हमने निकाल दिया, लेकिन वो अलग किया तो बाकी 100 ही निकला है, प्रिंसिपल की अमाउंट अलग से, ठीक है। अब एंट्रीज़ का थोड़ा सा मसला ये हो रहा है कि इनको आमने सामने करना है, हमने कोशिश कर लेते हैं। होगी कोशिश, सही होगी कोशिश, अल्हम्दुलिल्लाह। शान मसाले जी, अल्हम्दुलिल्लाह शान मसाले। लो भाई, ये क्या हुआ, गया, देखो काम वही था, गया खर्च हुआ, गया खर्च हुआ, खिसा, यहाँ पे भी वही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो गया और अब क्या खर्च हुआ, 30 जून 2016 पे खड़े हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट, और इंटरेस्ट ये जो रिकॉर्ड कर रहे हैं ये यकम जनवरी 16 से 30 जून 16 तक का है, जो यकम जुलाई 16 पे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो 80 रुपीज़ का इंटरेस्ट बुक हो गया, ठीक है जी। ये क्या हुआ, खर्च हुआ। उसके बाद यकम जुलाई 16 पर गया दोबारा है आज, यकम किस्तें शुरू हो गई ना, ठीक है। वो पिछले सवाल में पहले टाइम से ही हो रहा था, इसलिए ज़रा मैंने 1 साल ही किया, अब ये 2 साल इसलिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो यकम जुलाई 16 पर लीज लायबिलिटी डेबिट, उसके बाद इंटरेस्ट पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट। 280 का कैश पे हुआ है और इंटरेस्ट पेएबल ये 80 का रिकॉर्ड हुआ है, तो अब गड़बड़ हो गई थोड़ी सी, सॉरी। तो बाकी फिर क्या हुआ है, सही तो जा रहे थे वैसे जी। कितना 280 जी। इंटरेस्ट पेएबल कितना रिकॉर्ड करेंगे, पेएबल कितना पे करेंगे 80 का, बाकी 200 क्या है। तो बस फ़र्क सिर्फ ये पड़ गया है कि हमने इंटरेस्ट एक्सपेंस एक दिन पीछे, एक स्टेप पीछे खड़े होकर बस बुक किया है, फिर उसको अगले ही दिन पे कर दिया है, सवाल एक जैसा ही बना लिया हमने, ठीक है। ओके डन, बोलो, बोल दे नहीं। उसके बाद 31 दिसंबर 2016 आया, गया तो पहले ही था, अब खर्च हुआ, ठीक है। ये सवाल मुश्किल तब करेगा थोड़ा सा जब एरियर का सवाल हो, एडवांस में तो अब गया पहले आ रहा है ना और खर्च हुआ बाद में, आपको मसला नहीं हुआ। लेकिन सेम डे पे भी हो जाए तो हमने असूल एक ही रखना है। एरियर के सवाल के अंदर किस्त एरियर में पे हो रही है, तो फिर भी आप यही कर लेना ताकि आपका ये भी एक जैसा ही सवाल बन जाए। आप बस थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा कर रहे हो, लेकिन इसमें कोई इतना टाइम नहीं लगता आपको। कॉन्टीन्यूटी के अंदर सवाल करने में बहरहाल मसला नहीं होता, वहाँ बैठ के फिर फंसे हों पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो ऐसे ही कर लीजिएगा जी। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेएबल, ये अब आज मेरे प्लान में नहीं था सवाल करवाने, चलें जी। यकम जुलाई 16 से 31 दिसंबर 16 तक का इंटरेस्ट जो यकम जनवरी 17 के सामने नज़र आ रहा है 66, ये रिकॉर्ड कर लें। उसके बाद अगला काम तो आप कर ही लेंगे, कर लेंगे ना। अब ये टिक का तो पता लग रहा है ना क्या है। अच्छा, अब थोड़ी सी अगर हिम्मत की जाए तो आप बना सकते हैं घर पे। अब बस मैं नहीं बना रहा, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, अब कोई मसला नहीं है, एंट्रीज कर दी है, कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं जी। चलें जी अब आगे, ओके। ये इधर ही रहे, इसका क्या करना है हमने, हमारा सफ़ा तो मौजूद है। अच्छा यार, वो एक देग सी बनाई थी, एक दिन एक देग सी बनाई थी, याद है।
बस 5 मिनट मुझे वो देग ज़रा पढ़ा लेने दो, उसमें आज एक नई चीज़ ऐड कर लेते हैं, मुझे देग मिल जाए। नहीं ये देग नहीं थी, हाँ देग ही है, सुभान अल्लाह। देग 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 देग, आपको ज़रा, आप तैयार हो चुके हैं, आपको हमने लेके जाना है ज़रा जहाँ पर इसकी डिस्कशन हुई पड़ी है। ये तो बहुत ही ऊपर जाना पड़ेगा। देखें ज़रा, लीज़ राइट ऑफ यूज़, लीज़ लायबिलिटी थेरी कुछ पड़ी हुई है कहीं पे, ज़रा ढूंढने कहाँ पे है, वहाँ पे जाना है, वहाँ पे मैंने आपको इस देख से समझाना है, यहीं होगी। ये यहाँ पे आना है, पेज 37 पे आना है जी। आप लोग पेज 37 पे आए, मैं देख उठा के लाया। असल में ना यहाँ पर वही बातें हुई हैं जो मैंने उस दिन ज़रा एडवांस में कर ली थी। लीज, पेज 37, लीज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ लेसी, राइट ऑफ यूज एंड लीज लायबिलिटी, रिकॉर्डिंग और मयरमेंट बता रहे हैं, रिकग्निशन और मयरमेंट, ठीक है। इनिशियल रिकग्निशन कब करेंगे? एट कमेंसमेंट डेट लेसी शेल रिकॉर्ड राइट ऑफ यूज़ एंड लीज लायबिलिटी, ये तो हमें भी पता है, ठीक है। कमेंसमेंट डेट पर राइट ऑफ यूज़ डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट कर लेंगे, ओके। तो सही है ना। अब अगली कहानी शुरू होती है, राइट ऑफ यूज़ में क्या कुछ आ सकता है और लीज लायबिलिटी में क्या होता है, ठीक है। तो यही बात मैंने उस दिन शुरू की थी कि राइट ऑफ यूज़ के अंदर, ये राइट ऑफ यूज़ ना बड़ी देग असल में, ठीक है, और इसके अंदर ये इंग्रेडिएंट्स हैं। कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स पढ़ते हैं जी? लीज पेमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू आती है, डिसमेंटलिंग की प्रेजेंट वैल्यू आती है, इंस्टॉलेशन वगैरह और आईडीसी वगैरह आती है। और आज एक छोटी सी नई चीज़ ऐड कर रहा हूँ आप लोगों की इजाज़त से, और वो ये है कि मिसाल के तौर पे ये भी एक ऐसी अजीब सी चीज़ है कि जो किसी एंट्री वगैरह में मैं नहीं लाना चाह रहा। देखो ना, ये वर्किंग 1 वर्किंग 2 इधर पड़ी होती है, आपको याद होगा मैंने ये कहा था, नहीं तो आप कह रहा हूँ वर्किंग 1 वर्किंग 2 ये यहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है ना। ये सारा कुछ वर्किंग 1 वर्किंग 2 में हम कर रहे होते थे, लेकिन पीवी ऑफ डिसमेंटलिंग या इंस्टॉलेशन या आईडीसी को हमने नहीं जाने दिया था वर्किंग 1 2 में, बल्कि हमने कहा था इसको डायरेक्ट राइट ऑफ यूज़ में ऐड करेंगे एंट्रीज़ में आकर, ठीक है। तो ऐसे ही एक चीज़ है, वो है, इसी कलर से लिखा था हमने, पेमेंट मेड बिफोर लीज कमेंसमेंट, पेमेंट मेड बिफोर। अच्छा वैसे ऐसा प्रैक्टिकली कम ही देखा है ऐसा होता हुआ, लेकिन दुनिया सारी को सामने रख के चूँकि स्टैंडर्ड्स बनते हैं, तो स्टैंडर्ड ने एक बात ये भी लिखी हुई है। क्या मतलब? कमेंसमेंट का मतलब क्या होता है? जिस दिन एसेट लेसी को मिल जाना है। अच्छा उससे पहले इंसेप्शन वगैरह भी तो होती थी, तो हो सकता है जिस दिन प्रिंसिपल टर्म्स कंडीशन एग्री हुई हों, लेसी कहे यार मेरे वापसी पे घर पे जाते हुए रास्ता जो है ना वो लुटता है, ठीक है, तो ये पैसे मैं ना ले आया था, अब आप तो कह रहे हैं एसेट 10 दिन बाद बिकेगा मिलेगा, तो आप ऐसा करो ये पैसे अभी रख लो, प्लीज़ रख लो, अभी रख लो। वो कह रहा है नहीं नहीं भाई नहीं नहीं रख लो यार प्लीज़, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है? वो पेमेंट बिफोर लीज कमेंसमेंट कर रहा है। अब पेमेंट बिफोर लीज कमेंसमेंट जो है, इसको लीज़ के अंदर लाने की कोई तुक बनती नहीं है। लीज़ के अंदर तो हम लेकर आते हैं जी फ्यूचर में जो पैसे आने देने हैं हमने उसकी एडवांस वाला भी वो तो हमने एडवांस या डाउन पेमेंट इसलिए रखा था, रूटीन के अंदर चल रहा था। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए, कुछ लोग ऐसे भी पढ़ाते हैं, कुछ असातिज़ा कराम ऐसे भी पढ़ाते हैं कि वो डाउन पेमेंट को भी लीज़ पेमेंट के अंदर नहीं लिखते,
यहाँ नहीं दिखता क्यों? डाउन पेमेंट का क्या असर है? जब हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं डिस्काउंट होता नहीं है, पड़ा तो होता है लीज पेमेंट में, लेकिन उसी वक्त अगली एंट्री करके हम उसको इंस्टॉलमेंट पहले ही उसको उड़ा नहीं देते, तो उसका कोई असर तो नहीं पड़ता। बैलेंस शीट उसी दिन बनाएं तो वो नहीं होगा पेएबल, लेकिन कंसिस्टेंसी रहे इसलिए तरतीब वही रखी है आपके साथ, वरना तो डाउन पेमेंट को भी हम जो है वो इधर ना लिखें इधर लिख लें, बात तो वही है, ठीक है। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना, एक वन ऑफ चीज़ के लिए, और ये भी शायद MCQs में आए, सवालों के अंदर तो कभी देखी नहीं, ठीक है। अगर कोई कभी इस तरह की बात आ जाए सवाल के अंदर कि बिफोर कमेंसमेंट ऑफ लीज लेसी ने कुछ पेमेंट की है, तो आपने बस कुछ भी नहीं करना, उसको बारों बार ही रखना है, यानी राइट ऑफ यूज़ का पार्ट बनाना है। एसेट की कॉस्ट का तो पार्ट बनेगा ना, ठीक है। राइट ऑफ यूज़ डेबिट कैश क्रेडिट, लीज में मत लेके जाना, ले जाओगे तो डाउन पेमेंट जैसा हो जाएगा, लेकिन ज़रूरत नहीं है। खामखा परेशान हो गए, ये महीना पहले आ गए, लीज महीने बाद शुरू हो रही है, अब इसको क्या फॉरवर्ड ले जाएं, बाकी को डिस्काउंट करना था, तो इस परेशानी से खुद को बचाओ। मैंने आपको अर्ज़ किया कुछ इसाज़ा कराम डाउन पेमेंट भी यहाँ पे नहीं लेते, ठीक है, कोई मसला नहीं है। क्यों? क्योंकि हम भी यहाँ पे डाउन पेमेंट डालते हैं, PV ऑफ LP के अंदर ये एज इट इज़ होती है और उसी वक्त निकल जाती है, तो ऐसे फेंका उसको, वैसे निकाल लिया उसको, बस बात ख़त्म। लेकिन आप ये ना करना चलो हम भी ऐसा कर लें, हम एक चीज़ पक्की ठक्की सारी तैयार की हुई है आपने, फार्मूला इसी तरह से याद किए हुए हैं, बस यही ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर कभी वो इस तरह की बात कह दे कि लीज पेमेंट्स मेड बिफोर लीज कमेंसमेंट कोई अगर आ गई है, तो आपने उसको बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करना है जैसे पेमेंट मेड फॉर इंस्टॉलेशन है, पेमेंट मेड फॉर IDC है, या PV ऑफ डिसमेंटलिंग है, आपने उसकी एंट्री कर देनी है राइट ऑफ यूज़ डेबिट कैश, राइट ऑफ यूज़ में डाल दिया, इस देग में इसको भी डाल दें, ठीक है ना। ये आज हमने जो है वो दादड़ मिर्च डाली है इसके अंदर, पहले मसाला ज़्यादा डाले, दादड़ मिर्च समझते हैं? अच्छा ओके, उसको क्या उर्दू में क्या कहते हैं उसको? बड़ा मिर्च, अच्छा दड़ा मिर्च, ओके दड़ा, क्रश्ड चिलीज, ओके जी भाई ये समझ आ गई। ये आज नई चीज़ डाल दी हमने देग में, नई चीज़ डल गई देग में, देग तैयार है, राइट ऑफ यूज़ की देग तैयार है, ठीक है। वर्किंग 1 और वर्किंग 2 में सिर्फ डाउन पेमेंट रेंटल इंसेंटिव उसमें से लेस करके PO GRV पेनल्टी टर्मिनेशन वाली ये चीज़ें आती हैं, ठीक है। जल्दी से कर लें बात, फिर मैं आगे पढ़ाता हूँ, कर लें। अच्छा, उसके बाद वर्किंग 1 वर्किंग 2 में नहीं लेकर जाना किसको? PV ऑफ डिसमेंटलिंग, IDC, इंस्टॉलेशन और पेमेंट मेड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ लीज, ठीक है। लेकिन इनको कहाँ लेके जाना है ये मैंने यहाँ बता दिया आपको, ये इस देख के अंदर लेके जाना है इनको, राइट ऑफ यूज़ का पार्ट बनेंगे ये, क्लियर है? ये याद रहेगा जी। मुझे पता है ये बात होनी है, ठीक है। आप कहेंगे जी इंस्टॉलेशन उन्होंने मज़दूरों को पे की, डिसमेंटलिंग भी उन्होंने मज़दूरों को देनी है, IDC उन्होंने वकील को देनी है, ये तो लेसर को ही दे रहा है, तो इसको इधर लेना है, ले आए फिर भुगते फ़ायदा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि डाउन पेमेंट तो लेसर को ही पे करता है, तो फिर क्यों कुछ लोग इसको अलग से ही रख देते हैं, डायरेक्ट राइट ऑफ यूज़ में डाल देते हैं, इसको रिकॉर्ड ही नहीं करते। हम रिकॉर्ड करके निकाल रहे हैं इसी कंफर्ट को रखने के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसके साथ कनेक्टेड थी, मैंने ये याद करवाया हुआ है। अब मैं ये कह रहा हूँ अव्वल तो ये आने ही लगा, आ भी गया तो कुछ मसला नहीं है, आपने राइट ऑफ यूज़ में इसको ऐसे ही ऐड करना है जैसे इंस्टॉलेशन को करना है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये आपकी लीज पेमेंट में नज़र तो आना ही नहीं है। अब PV ऑफ LP में आएगा क्या? अब आप ऐड कर भी लो किसी तरह से, उसकी कोई वैल्यू शैल्यू निकाल के, लेकिन उसी वक्त तो फिर उसको निकालना भी पड़ेगा आपको जब लीज शुरू होनी है, तो बस ठीक है, इसको राइट ऑफ यूज़ का पार्ट, ओके जी। पार्ट 2 शुरू करना चाह रहे हैं, करें जी, आप कर लें।